Your first MCQ is a body is in equilibrium when it has blank. फिजिक्स में इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है? इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसको हम सिंपल नाम देंगे इक्विलिब्रियम का। अब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। स्पीड क्यों आई है? क्योंकि इस पर हमने लगाया है फोर्स। जब हमने फोर्स लगा लिया तो इट्स मीन ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमरे में फुटबॉल रखा हुआ है और ये फुटबॉल रेस्ट में, तो इस टाइम हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। तो अगर इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, इसको यूनिफॉर्म स्पीड दूंगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दूंगा, तो ये अपने यानी पोजीशन इक्विलिब्रियम से हट जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगी जिस पर एक्सेलरेशन जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो अगेन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपने एक ऑप्शन चूज करना है जो बकाया 3 से डिफरेंट है। यहाँ पर देख ले, शर्ट, पैंट और नेक टाई, ये रिलेटेड है आपके ड्रेस से यानी कपड़ों से। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, बूट, ये असल में बोट नहीं है, ठीक है, आई थिंक सो इट इज बूट। एक होते हैं शूज और एक होते हैं बूट, तो ये बूट है। सो दैट्स व्हाई बूट यहाँ पर डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोट भी लिखा है तो फिर भी सही है, बिकॉज हमने सिर्फ वो ऑप्शन निकालना है जो डिफरेंट है। तो यहाँ पर बोट भी डिफरेंट हो सकता है एंड बूट या फिर शूज भी यहाँ पर अगर दिखा होगा तो वो भी डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सो यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल सीरीज दिया गया है, इसमें हमें सिंपल एडिशन करनी है, जैसे 1 1 2 2 और 2 4 4 4 8। देखिए पहले हमने 1 में 1 को ऐड किया, आ गया 2, 2 में 2 को ऐड किया 4, 4 में 4 को ऐड किया 8, फिर आगे क्या किया, 8 में 8 को ऐड किया 16। अब जब हम 16 में 16 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। नंबर 4 इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मीन्स कि एक वेव अब ना एक कंप्लीट चक्कर यानी उसने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल एक वेव ने यहाँ से स्टार्ट ली है, अब ये वेव जो है अपना ये कंप्लीट राउंड कितने मिनट्स में कवर कर रही है कहलाती है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये वेव 1 सेकंड में कितनी दफा वाइब्रेट करती है कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। इसका फॉर्मूला क्या है? T1/F, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हमने बेटा उस कमरे में सुना होगा, अपने कमरे से तमाम चीजें निकाल ले, सिर्फ आप हो और रूम है, फिर इसमें आप एक आवाज निकाले, चीख मारे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी साउंड आपको वापस आ रही है। वो साउंड बेशक थोड़ी सी लेट होंगी लेकिन वो साउंड वापस आपकी तरफ आती है। ये कहलाती है इको, यानी आवाज का दोबारा आपकी तरफ आना, या फिर आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड, सो फिर आप इसको नाम देंगे इको। एमसीक्यू नंबर 5 इज डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। सो हमने यूनिट्स देखे, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पर चले गए, तो आप उसे क्या कहेंगे, 5 क्या दे दे, सो वो आपको 2 लगाएगा कि 5 क्या दूं, 5 बिस्किट्स दूं। या अगर आपने उसके साथ चले यूनिट हमने लगा लिया, अगर आपने उसको कह दिया 5 kg मुझे शुगर चाहिए, तो फिर उसको समझ आ जाएंगे कि इसको चीनी चाहिए 5 किलो। लेकिन अगर आप जाके कहेंगे मुझे 5 दे दो, सो कहेगा अंडे दूं, बिस्किट्स दूं, टॉफिया दूं, क्या दूं। सो यूनिट्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट यूनिट्स वी कैन नॉट मैयर एनीथिंग, हम कुछ भी मैयर नहीं कर सकते। सो हम स्टार्ट करते हैं पावर से, तो पावर का हमने पढ़ा था कि सर इसका यूनिट तो वॉट है, फोर्स का यूनिट पढ़ा था न्यूटन है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा था हर्ट्ज है। तो सर डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो असल में अगर हमने लाउडनेस को या फिर साउंड को मैयर करना है, जिस तरीके से हमने चीनी को मैयर करना होता है, हमने अपने हाइट को मैयर करना होता है, तो इस तरीके से अगर हमने लाउडनेस को या फिर साउंड को मैयर करना है, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो कहलाएगा डेसिबल। एमसीक्यू नंबर 6 इज इफ r इज इक्वल टू 1 2 3 4 इट्स डोमेन इज। एक होता है रेंज, ये आपने मैथ में सुना होगा, और एक होता है डोमेन। रेंज का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो नंबर दिए गए हैं ना, ये वाले, इस फर्स्ट ब्रैकेट से लास्ट नंबर एंड सेकेंड ब्रैकेट से लास्ट नंबर, इसको हम नाम देंगे रेंज का। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में जो लास्ट नंबर है वो 2 है, सेकेंड ब्रैकेट में जो लास्ट नंबर है वो 4 है। तो अगर इसका रेंज हमसे पूछा जाता तो फिर वो होता 2 और 4। लेकिन यहाँ पर जिनके डोमेन पूछा जा रहा है, डोमेन का मतलब होता है ब्रैकेट में, हर ब्रैकेट में पहले नंबर को हम नाम देंगे डोमेन का। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, वो
1 4 है। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका करेक्ट 1 3 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पर इस ब्रैकेट में देख लें आप, पहला नंबर 1 है और यहाँ पर दूसरे में सेकंड जो पहला नंबर है वो 3 है। So that's why 1 और 3 यहाँ पर इसके डॉम है। MCQ number 7 is if set A has 4 members then A multiply by A has 4 members। एक सेट है, हम ले लेते हैं कि A है, इसमें कितने मेंबर्स है 4, 1 1 2 3 हम लिखते नहीं है, इसमें कितने मेंबर्स है 4 मेंबर्स है। अब अगर हमने A मल्टीप्लाई बाय A करना हो, A मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू, A में कितने हैं 4 मल्टीप्लाई विद दूसरे A में कितने 4, से A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। Question number 8 is the solution set of x square minus 5x is equal to 0। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, वही हमें क्वेश्चन में दिया गया था x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, अगर आप x स्क्वायर माइनस 5x में देख ले, इसमें आपको कुछ कांस्टेंट मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, जिस तरह में x कॉमन मिल रहा है तो वो x हमने निकाल लिया एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। सब यहाँ पर आ जाए, केस 1 तो हो गया कि x हमारे पास 0 के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर देख ले x इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने चूंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम क्या करेंगे 5 को सेकंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी रूल्स पढ़ाए हुए थे, जब भी आप किसी डिजिट को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो उसके सामने जो साइन होगा वो चेंज होगा। सो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर दूसरी साइड पर आएगा सिर्फ +5 हो जाएगा। so एक हमारे पास क्या आ गया 0 और दूसरा हमारे पास आ गया 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं। सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, व्हाइल द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। एनर्जी किस चीज के बराबर है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एनर्जी को जो यूनिट है वो जाउल है। अगर हम पावर की बात करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या फिर वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। हम सिंपल डिनोट करते हैं P से, और ये हमारे पास W/T के बराबर है। वर्क क्या है, वर्क हमारे पास बराबर है F मल्टीप्लाई बाई D, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। मोमेंटम को हम सिंपल डिनोट करते हैं P से, और ये हमारे पास mv के बराबर है। सो वर्क हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस के बराबर है, पावर हमारे पास W/T के बराबर है, और मोमेंटम हमारे पास mv के बराबर है। नंबर 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। सो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि वर्क हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये वर्क है, ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर है। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा वर्क। टॉर्क रोटेटिंग फोर्स है, ये हमारे पास हम सिंपल डिनोट करते हैं स्मॉल t से, और ये हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय R के बराबर है। यहाँ पर ये फोर्स है, ये आपका रेडियस। नंबर 11 इज आई हैव ब्लैंक आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। सो मैंने आपको आर्टिकल समझाए हुए हैं, यहाँ पर हमने बेसिकली आइडिया से पहले आर्टिकल को चूज करना है। जब आइडिया को प्रोनाउंसिएट करते हो तो ये आपके सामने एक वोवल साउंड देगा, वोवल साउंड से प्रोनाउंसिएट होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज करेंगे। सर हमने दा क्यों यूज नहीं किया, दा हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात नहीं की जा रही। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता, तो फिर वहां पर हम आर्टिकल दा यूज करते। MCQ नंबर 12 इज आई लाइक ब्लैंक म्यूजिक। सो बेटा एक बात याद रखिएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर यहाँ से मैं एक ब्लैंक हटा भी दूं ना, और मैं सिर्फ आपको लिख दूं आई लाइक म्यूजिक, यानी मुझे मौसीकी पसंद है, से सेंटेंस कंप्लीट है। तो जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होगा वहां पर हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा नन ऑफ दीज यानी नो आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा। MCQ नंबर 13 इज द फोन इज लाइंग ब्लैंक द डिस्क। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर बात कर रहे होंगे, सरफेस के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम आर्टिकल ऑन यूज करेंगे। एन हम तब यूज करेंगे जब किसी चीज के अंदर बात हो रही हो। एट हम यूज करते हैं प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए, या फिर रेट के लिए, साथ साथ टाइम के लिए। और ऑन हम यूज करते हैं हमेशा सरफेस के लिए।
सो द फोन इज लाइंग ऑन द डेस्क, या फिर द फोन इज लाइंग ऑन द टेबल, या फिर द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। जब भी सरफेस की बात हो रही होंगी, किसी चीज के अंदर बात नहीं हो रही होंगी, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। MCQ number 14 is Bilal is 5 years old and his sister is 3 times older than him। अच्छा, बिलाल वैसे मेरा नाम है, ठीक है। बिलाल जो है वो कितने साल का है, वो 5 years का, और उसकी जो बहन है वो बिलाल से, यानी बिलाल की एज की 3 गुना है। तो हम लिख लेंगे S कितनी है, 3 गुना। सो 3 को आप मल्टीप्लाई कर ले 5 के साथ, सो ये आ जाएगा 15। यानी बिलाल की जो करंट एज वो 5 है और उसकी बहन की जो एज है वो 15 है। सो अगर बिलाल की एज 10 ईयर हो जाए तो उसकी बहन की एज कितनी होंगी। अभी हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि बिलाल की एज की 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स मीन्स कि बस क्या कर लो, बिलाल की एज 3 हो गई, तो इस 10 हो गई, तो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसकी बहन की एज आएगी 30। ऐसे नहीं होता बेटा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मुझे ये बता दे, बिलाल 5 साल का था, उसकी बहन 15 साल की थी। सो बिलाल को 5 से लेके 10 साल में, यानी बिलाल को 5 ईयर से 10 ईयर पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 साल का लगा। तो लाजमी सी बात है, अगर बिलाल 5 साल बड़ा हुआ है तो उसकी बहन भी तो 5 साल बड़ी हुई होंगी ना। तो उसकी बहन की जो करंट एज है वो कितनी है, वो 20 ईयर्स है। क्वेश्चन पर सोचा करे, जब दिमाग यूज करेंगे तो क्वेश्चन पर बड़ा इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर देख ले, ऑप्शन बी कैबेज है, गोभी है, ये आपका डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों, बिकॉज ये एक वेजिटेबल है, और जो ऑप्शन ए, सी और डी है ये ग्रेप्स है, ये फ्रूट्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 16 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब ये एक निहायत आसान सीरीज है। सिंपल 2 2 को आपने ऐड करना है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट से मुराद ये होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बकाया से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन ए को देख ले, बी को देख ले और डी को देख ले, ये कलर्स के नेम्स है। लेकिन अगर ऑप्शन सी की बात करें, किसी शेप के बारे में बात की जा रही है, सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंट है। बाज़ औक़ात स्क्वायर की जगह दिया होता है चेयर, केस में डिफरेंट कौन सा है, या फिर बाज़ औक़ात 3 चीज़ें एडिबल दी होंगी, एक चीज़ नॉन एडिबल दी होंगी। तो आपने वहाँ पर ये डिफरेंस करना है ताकि आप एमसीक्यूज़ आसानी से ठीक कर सके। एमसीक्यू नंबर 2 इज़ विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कराची, काबुल, तेहरान एंड बीजिंग। ऑप्शन बी को देख ले, काबुल इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान, तेहरान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान एंड बीजिंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए की बात करें कराची, तो ये किसी कंट्री की कैपिटल सिटी नहीं है, बल्कि इसे हम सिंध की कैपिटल सिटी और सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। तो बकाया कंट्रीज़ की कैपिटल से, चूँकि जो कराची है ये एक प्रोविंस की कैपिटल सिटी है, सो डेट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन है डिफरेंट। क्यू नंबर 3 इज एन टाइप मटेरियल कॉन्सिस्ट ऑफ। सो इससे पहले हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को देखेंगे। क्योंकि ये एमसीक्यूज सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास भी होती है और पास नहीं भी होती। इट्स मीन ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। फिर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, यहाँ पर बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स का पूछा जा रहा है। तो एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे। मैंने क्या कहा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या पी टाइप मटेरियल, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यू नंबर 4 इज टू मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स इज कॉल्ड। यानी उस वो फोर्स जिसके थ्रू दो बॉडीज अपने आप को खींचती है, असल में ये कहलाता है फ्रैक्शन। जहाँ से ये मुझे एमसीक्यूज़ मिला, जिस बच्चे ने शेयर किया था उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को सही आंसर लगाया था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स असल में अर्थ की ताकत है जिससे वो क्या कर रहा है, तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है,
या आप सिंपल मिसाल ले लें कि अगर आपने एक हैवी ब्लॉक को या हैवी ईंट को ज़मीन के ऊपर रखा हो, आप उसको खींच रहे, सो आपको ऐसा लगे कि ये दो यानी जो ब्लॉक है और अर्थ एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, सो बेसिकली ये फ्रैक्शन की वजह से होता है। एमसीक्यू नंबर 5 इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव। सो यहाँ पर बेसिकली हमसे बेस यूनिट्स का पूछा जा रहा है। सो बेस यूनिट्स आपके टोटल 7 है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये आपने याद रखने हैं, फिंगर टिप्स तो आपको याद होने चाहिए। और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो इन 7 यूनिट्स से डिराइव्ड किए गए हो। वो कितने हैं? वो 22 है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में वैसे जो बेस यूनिट्स है वो 7 है और डिराइव्ड यूनिट्स आपके 22 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ करंट। एक होता है मेजर करना, एक होता है प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल ये हमें एक वायर दिया गया है, अब इस वायर में करंट है या फिर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, करंट है या फिर नहीं है, इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंस, यानी डिटेक्ट करना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर को। और अगर हमने इस वायर में करंट को मेजर करना है कि कितना एम्पेयर का करंट है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एमीटर को। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन डी है, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंस की बात की जा रही है। प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ करंट, सो वो गैल्वेनोमीटर है। अगर मेजरमेंट की बात होती तो फिर वहाँ पर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं एमीटर को। वोल्ट मीटर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 7 को समझाने से पहले पर्सनालिटी टेस्ट आप लोगों के आई थिंक सो स्टार्ट हो गए हैं। सो अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एमसीक्यू नंबर 7 इज इन अ ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 80 एंड सेकंड इज 40 देन थर्ड एंगल विल बी। तो आपको पता है कि ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक शेप में टोटल कितने एंगल्स होंगे? 3 एंगल्स होंगे और एक एंगल बराबर होगा 60 डिग्री का। 60 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो टोटल कितना आता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल में एक एंगल 80 का है, सेकंड 40 का है। सो 80 और 40 को आपस में ऐड कर ले तो ये 120 आ जाएगा। सो थर्ड चुन के हमारे पास हमने 180 को कंप्लीट करना है। सो 120 में अब क्या करेंगे? 60 को ऐड करेंगे। सो जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपने क्या लिखना है? 60 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 8 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। सो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर असल में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x लिखा गया है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस 3x को सेकंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर चूंकि जब किसी नंबर के सामने कुछ ना हो वहाँ पर प्लस होता है, तो 3 के सामने यहाँ पर प्लस था, तो जब ये दूसरी साइड पर आए तो यहाँ पर ये माइनस में हो गया। सो डेट्स वाई हमने क्या लिखा है? 5x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स लेंगे। सो इन दोनों में बकाया कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है माँ सिवाय x के। सो x को हमने कॉमन ले लिया और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो एक x की वैल्यू आ गई 0, तो एक तो हमारा हो गया 0। दूसरा क्या है? अब हमने क्या करना है, चून के हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। सो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि x को हमने अकेले छोड़ना है। सो ये ऐसे है ना, 5x इज इक्वल टू 3, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 5। सो यहाँ पर भी 5 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 5 पर डिवाइड करेंगे। सो 5 को कैंसिल कर लेगा और x की वैल्यू आ जाएंगी 3/5। सो एक हमारे पास हो गया 0 और दूसरा हमारे पास हो गया 3/5। तो अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया गया हो 0 एंड 3/5, तो ये भी सही है। और अगर 0 ना दिया गया हो, सिर्फ 3/5 भी आप सही ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज शी ब्लेइंग फॉर अ बेटर लाइफ। सो असल में यहाँ पर हम इज वर्किंग ये भी लिख सकते हैं। वर्क चूँकि पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर इसको हम स्किप करेंगे। और हैज़ वर्क का मतलब ये कि अभी यानी वो अपने काम को यानी कंटिन्यूस काम कर रही है। तो यहाँ पर इस वर्किंग भी आप लिख सकते हो। हैज़ वर्कड यानी उसने अपने मुस्तकबिल को सही करने के लिए काम किया है। सो हैज़ वर्क भी लिख सकते हो, इज़ वर्किंग भी लिख सकते हो। लेकिन चूँकि हम अपने मुस्तकबिल को यानी अपने लाइफ को सही बनाने के लिए कंटिन्यूसली काम करते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। She is working for a better life. MCQ number 10 is blank what have you done। अब यहाँ पर हमने चूज करना है इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करें। अब यहाँ पर कोई बच्चा है या सपोज कर ले आप ले ले कि माँ है अपने बच्चे को कह रही कि तुमने क्या किया, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट इंटरजेक्शन होगा वो होगा ऑप्शन है ओ व्हाट हैव यू डन। अल्लाह हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ पर अफसोस कर रहे हो। तो यहाँ पर वैसे हम अल्लाह भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों असल में इंटर कन्वर्टेबल है, आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो।
होर्रे एक्सप्रेस करता है हैप्पीनेस को, सो होर्रे यहाँ पर नहीं है। और आउ जब आपको चोट वगैरह आ जाए तब आप आउ चूज करते हो, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी भी नहीं है। सो आप ऑप्शन बी भी यूज कर सकते हो एंड ऑप्शन ए भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो नंबर्स है, इसमें हमें कैसे पता लगेगा कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी डिफरेंट है। रीजन क्या है, ऑप्शन ए बी और सी ये आपके इवन नंबर्स है, यानी ऐसे नंबर जैसे आप 2 पर डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 2 को 2 पर डिवाइड कर सकते हो, 4 को भी 2 पर डिवाइड कर सकते हो एंड 20 को भी 2 पर डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन 5 है हमारे पास एक ऑड नंबर है जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होगा। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन डी है यहाँ पर ये डिफरेंट। एमसीक्यू नंबर 12 इज द टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ। सो ये आई थिंक सो हमने सीएई के एमसीक्यूज में डिस्कस किया था। तो टाइम पीरियड में आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये हमारे पास एक वेव है, ये अपना एक कंप्लीट ड्यूरेशन कितने टाइम में कवर कर रही है कहलाता है टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक वेव एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस लेती है, एक मिनट में कितने वाइब्रेशंस लेती है, ये कहलाता है फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर टाइम पीरियड जो है ये रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, फ्रिक्वेंसी का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। अगर ये टाइम पीरियड है तो हमारे पास 1/f के बराबर होगा, और अगर आप फ्रिक्वेंसी को लिखोगे तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर होगी। इन दोनों के फॉर्मूला है, तो दैट्स वाई टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, फ्रिक्वेंसी का। और फ्रिक्वेंसी का यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, वो है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर पावर है। पावर क्यों है, बिकॉज हमने पावर को सिंपल कहा था कि पी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास W/T के बराबर है। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। और पावर की डिफिनीशन क्या है, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्वेश्चन नंबर 14 इज एंटोनिम ऑफ एन वेरिएबल। एन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अपने पोजीशन में या अपने आप में चेंज ना करना। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब होता है इसका बिल्कुल उलट लफ्ज, वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल। अगर आपसे इसके सिनोनिम्स पूछे जाते, सो कांस्टेंट, स्टेडी और फिक्स्ड, ये फिर इसके क्या होते हैं, ये इसके सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज द वर्क डन बाय फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव होने ना दे। सो फ्रैक्शन हमेशा जो भी काम करेगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नहीं हो सकता। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव होंगी, जबकि फ्रैक्शन की वजह से जो काम होगा, जो वर्क डन होगा, वो नेगेटिव। नंबर 16 इज शी ब्लैंक अ मैगजीन। सो हेज को देख ले, सो हेज हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज शी के साथ हम हमेशा इज यूज़ करेंगे अगर हमने वर्क को चूज़ करना हो है। लाइव, सो वो मैगजीन के अंदर रह रही है, नहीं रह रही। सो यहाँ पर सिंपल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी शी, ही और इट आ जाए, सो वहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ हम एस या फिर एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि रीड हमारा मेन वर्ब होगा, सो दैट्स वाई रीड के साथ हमने एस लगाया, तो शी रीड्स अ मैगजीन। एमसीक्यू नंबर 17 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलेंगे, और ट्रफ आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, और क्रेस्ट किसी भी वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो कहलाता है क्रेस्ट। तो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज नोन एज ट्रफ, while the lowest point of a wave is known as crest। सो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।